नमस्कार बच्चों, मैं आशुतोष सिंह गुरुकुल के इस मंच से आपका स्वागत करते हैं और आई होप कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। और पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि संयुक्त अधिवेशन जो ज्वाइंट सेशन होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट होता है उसको आपने विस्तार से देखा होगा और समझने में आपको मदद मिली होगी। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक है और हर कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी क्वेश्चन होते हैं हर परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते हैं। और आज का जो विषय वस्तु है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे साथ साथ आप तक सर्वोच्च न्यायालय भी पहुंच रहा है। और इसको देखिएगा, इसमें हालांकि एक एवरेज क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं और इसमें जब जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का जो प्रारूप है वो थोड़ा सा तगड़ा होता जाएगा। लेकिन शुरुआत में क्वेश्चन आसान मिलेंगे, बीच में थोड़ा सा घुमावदार होंगे और आगे जब आप और भी जाएंगे तो कॉन्सेप्ट पर होंगे। तो हर प्रकार से क्वेश्चन को यहाँ पर सजाया गया है और हम यही आशा कर सकते हैं कि आप तक पहुँचाने में हम सफल रहेंगे। और आइए जुड़िए और फिर उसके बाद देखते हैं, चर्चा करते हैं कि किस क्वेश्चन पर किस तरीके से अध्ययन करना है। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है और आप लोग इसको सीधा पढ़ना शुरू कर दीजिए। और ये सीधा सीधा क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसमें ये पूछ रहा है कि भारत में संघीय न्यायालय, भारत में संघीय न्यायालय को हम लोग फेडरल कोर्ट कहते हैं। संघीय न्यायालय को फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो पहले आपको ये जानना है कि संघीय न्यायालय तभी आएगा जब ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना होगी। भाई जब ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा तभी तो फेडरल कोर्ट होगा, बगैर ऑल इंडिया फेडरेशन के फेडरल कोर्ट आने वाला नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा, हमने आपको पढ़ाया होगा गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के जरिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के जरिए ऑल इंडिया फेडरेशन अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। और जब ऑल इंडिया फेडरेशन या अखिल भारतीय संघ आया था 35 में, तो इस संघ के लिए यहाँ पर फेडरल कोर्ट की जरूरत पड़ी थी, अर्थात संघीय न्यायालय की जरूरत पड़ी थी। और इस संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर, इस संघीय न्यायालय की स्थापना जो की गई है वो 1 अक्टूबर 1937 को की गई है। और ये 1 अक्टूबर 1937 को जो ये फेडरल कोर्ट आया है ये दिल्ली में आया है। और इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या, फेडरल कोर्ट जो 1 अक्टूबर 1937 को ये स्थापित की गई थी, तो इसमें कुल न्यायाधीश जो बनाए गए थे वो मुख्य न्यायाधीश को लेकर के टोटल 8 थे। मुख्य न्यायाधीश को लेकर के टोटल 8 थे। और इसमें से हालांकि जो शुरुआत हुई है वो 3 न्यायाधीशों से हुई है। 8 न्यायाधीशों की संख्या जरूर डिसाइड की गई थी, लेकिन उस समय 37 में 3 न्यायाधीश आए थे। और उसमें जो मुख्य न्यायाधीश था, जो चीफ जस्टिस था, मुख्य न्यायाधीश, उस मुख्य न्यायाधीश का नाम था मॉरिस गवेयर। मॉरिस जो गवेयर था, गवेयर ये चीफ जस्टिस था। इस फेडरल कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गवेयर था। और इसमें 2 अन्य और भी न्यायाधीश थे और 2 अन्य न्यायाधीश जो थे वो आप बताएंगे। 2 अन्य न्यायाधीशों में एक है, दूसरा जो था वो शाह मोहम्मद सुलेमान था। और दूसरा जो था वो तीसरा M.R. जयकर। तो देखिए
इसका पूरा हमने इतिहास बताने की कोशिश की है इस फेडरल कोड की। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 जब आया था तो उसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की गई थी, और जब ऑल इंडिया फेडरेशन या अखिल भारतीय संघ आया तो फिर 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई थी। और जो संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थापित हुआ था इसमें 8 न्यायाधीशों को शामिल किया गया था, लेकिन शुरुआत 8 से ना होकर के बल्कि 3 से हुई थी। और 3 में जो चीफ जस्टिस था वो मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गवेयर था, और 2 अन्य जो थे वो शाह मोहम्मद सुलेमान थे, और तीसरा जो था EMR जयकर था। तो पहली बार फेडरल कोड जो स्थापित हुआ था 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित हुआ था, दिल्ली में हुआ था। टोटल 8 न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी, लेकिन शुरुआत में 3 ही थे। एक चीफ जस्टिस मॉरिस गवेयर था और 2 और थे, शाह मोहम्मद सुलेमान थे और दूसरे EMR जयकर थे। हालांकि इससे पहले जो है बहुत पहले आपने पढ़ा होगा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुई थी। कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया था वो 1774 में, लेकिन वो सिर्फ 3 लोगों के लिए था, 3 लोगों के लिए था, 3 प्रेसिडेंसी के लिए था। कोलकाता के लिए था, मद्रास के लिए था और बम्बई के लिए था। ये तो केवल 3 प्रेसिडेंसियों के ही मामले की सुनवाई करता था, और ये संघ नहीं था। ये तीनों को मिलाकर के संघ आप नहीं कह सकते। इसमें 2 क्वेश्चन आ सकता है। एक, अगर ये पूछा जाए कि पहली बार सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थापित हुआ था, कोलकाता में, और कोलकाता वाला जो सुप्रीम कोर्ट था वो 3 प्रेसिडेंसियों की सुनवाई करता था, कोलकाता, मद्रास और बम्बई। लेकिन जब ऑल इंडिया फेडरेशन आ गया, अखिल भारतीय संघ आ गया, तो अब पूरे भारत के मामले की सुनवाई करने के लिए 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, और यही फेडरल कोर्ट आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ये पूछ रहा है संघीय न्यायालय कब आया था, तो आप बताइएगा 1 अक्टूबर 1937 को आया था। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए आसान क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। भारत का सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो इसमें उद्घाटन आपको जानना है। तो जैसे अभी तक आप ये कह सकते हैं ये फेडरल कोर्ट था, फेडरल कोर्ट, और फेडरल कोर्ट जो था वो आप बताएंगे, अभी हमने पिछले क्वेश्चन बताया 37 में आ चुका था, तो 37 से लेकर 47 तक ये चलता रहा। लेकिन 47 में भारत 2 टुकड़ों में हो गया, एक भारत कहलाया और दूसरा पाकिस्तान कहलाया। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए एक कोड बनाया गया कराची। 47 में कराची में एक कोड बनाया गया, और अपना वाला जो था वो आप बताएंगे दिल्ली में ही था। ये दिल्ली अपना 47 तक काम करता रहा। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ। तो फिर 2 दिन बाद संविधान के द्वारा 28 जनवरी 1950 को 28 जनवरी 1950 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया ने इसका नरेंद्र मंडल कच्छ में जिसको आप कह सकते हैं कि हाउस ऑफ प्रिंसेस भी कहा जाता था, तो नरेंद्र मंडल कच्छ में इसका उद्घाटन कर दिया। तो यही पूछ रहा है कि उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस डेट को हुआ था? तो उद्घाटन भैया 28 जनवरी 1950 को हुआ था, नरेंद्र मंडल कच्छ में हुआ था, और इसको हाउस ऑफ प्रिंसेस के नाम से भी जाना जाता है।
और उद्घाटन जो किया गया था तत्कालीन जो चीफ जस्टिस से भारत के पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था हीरालाल जे कानिया, तो उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, और इसकी स्थापना संविधान के द्वारा किया गया है। तो 28 जनवरी 1950 को ये स्थापित किया गया था। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन अच्छा है। इसमें पूछ रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई है वो संसद के एक्ट के द्वारा, गलत है। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, ये भी गलत है। भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन, ये भी गलत है। संविधान के द्वारा, ये सही है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, और आप जानते हैं बगैर न्यायपालिका के क्या लोकतांत्रिक देश की कल्पना की जा सकती है, या बगैर न्यायपालिका के मौलिक अधिकारों का रक्षण हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हमारा जब संविधान लागू हुआ तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही सुप्रीम कोर्ट की चर्चा वहां पर कर दी गई थी, और पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हो गया। 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन इसलिए हो गया क्योंकि इसका उल्लेख कहाँ था? इसका उल्लेख संविधान में ही था, और इसमें यह कह दिया गया था कि एक सर्वोच्च न्यायालय भारत में होगा। हालांकि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है ये इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है, अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि भारत में 10-20 सुप्रीम कोर्ट नहीं है। जैसे अमेरिका में क्या है कि राज्य के लिए अलग कोर्ट है और संघ के लिए अलग कोर्ट है, वहाँ पर द्वैध न्यायपालिका, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो एकीकृत न्यायपालिका है, अर्थात पूरे भारत में अंतिम अपीलीय न्यायालय जो माना जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई है इसके लिए कोई विधेयक नहीं पारित करना पड़ा है, इसके लिए कोई अधिनियम भी नहीं लाना पड़ा है। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही, मूल संविधान में ही इसका जो है चर्चा कर लिया गया है। और आप जानते होंगे कि ये संविधान के भाग 5 में है, संविधान के भाग 5 में है, और चैप्टर 4 में है, अध्याय 4 में है। देखिए पार्ट अगर पूछा जाए तो 5 में है सुप्रीम कोर्ट, और अगर चैप्टर पूछा जाए तो 4 में है, और आर्टिकल अगर पूछा जाए तो आर्टिकल आप बताएंगे 124 से लेकर 147 तक है। तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, ये पहले से आ चुका है। भाग 5 चैप्टर 4 आर्टिकल 124 से लेकर 47 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा किया गया है। ये संघ की न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है, तो ये संविधान में पहले से ही चर्चा में है। संघ की न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो ही है वो भारतीय संविधान के द्वारा हुई है, और इसकी चर्चा भाग 5 में है, चैप्टर 4 में है, आर्टिकल 124 से लेकर 47 तक है। तो ये बाद में जोड़ा नहीं गया है, ये एकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ी जो हमारा न्यायपालिका है वो सर्वोच्च न्यायालय है। इसका डी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्त होते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ जो है ये इस समय आप बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त पूछ रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त कुल न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में, कुल न्यायाधीश जो है इस समय न्यायाधीश, वो आप बताएंगे 34 है। और इनकी संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद में है।
तो इसमें मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके बता रहा है। अब देखिए, समय समय पर संख्या संसद के द्वारा बढ़ाया गया। जैसे मूल संविधान में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मूल संविधान में सदस्यों की संख्या टोटल 8 थी। फिर 1956 में इनकी संख्या जो कर दी गई थी, 1956 में 11 कर दी गई टोटल। उसके बाद 1960 में टोटल संख्या 14 हो गई। फिर 1978 में टोटल संख्या इनकी 18 हो गई। फिर उसके बाद 1986 में इनकी टोटल संख्या 27 हो गई। और फिर उसके बाद जैसे 2009 में इनकी टोटल संख्या 31 हो गई। और 2019 में इनकी कुल संख्या 34 हो गई। तो समय समय पर न्यायाधीशों के द्वारा इनकी संख्या को बढ़ाया गया है। जैसे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल मुख्य न्यायाधीश को लेकर 8, 56 में 11, 60 में 14, 78 में 18 और 86 में 27 और 2009 में 31, 2019 में 34, ये टोटल संख्या है। तो प्रेजेंट टाइम में कुल संख्या कितनी है? 34 है। लेकिन चीफ जस्टिस को छोड़कर, तो चीफ जस्टिस को छोड़ करके कितने बच रहे हैं? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीशों के अतिरिक्त 33 होगा। इसका सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड सही है। टोटल पूछा जाए तो 34, छोड़ करके पूछा जाए तो 33 है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति जो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ये आर्टिकल 124A में की जाती है, 124A में। और राष्ट्रपति ये इस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है। मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है। और इस मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य भी होता है। ये बाध्यता है। पहले क्या था, जैसे 1993 में कोलिजियम सिस्टम आ गया, तो कोलिजियम सिस्टम 93 में आया, तो इसमें ये कह दिया गया कि मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए बाध्य हैं। तो ये कहा गया था कि जब तक मुख्य न्यायाधीश या दो अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेकर के, दो अन्य न्यायाधीशों का हस्ताक्षर होगा प्लस मुख्य न्यायाधीश का हस्ताक्षर होगा, तो तीनों का हस्ताक्षर होकर के राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब राष्ट्रपति जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। और 93 से पहले जो है राष्ट्रपति महोदय मंत्रिमंडल के परामर्श पर नियुक्ति कर देते थे। लेकिन 93 में जब कोलिजियम सिस्टम बनाया गया, तो कोलिजियम सिस्टम में ये कह दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श पर नहीं करेंगे, बल्कि मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करेंगे। और मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उन्हें दो अन्य वरिष्ठतम सदस्य से भी परामर्श लेना होगा और हस्ताक्षर करके वो रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाएगी, तब राष्ट्रपति जाकर के जो है इसकी नियुक्ति करेंगे। तो 93 से लेकर के अभी तक कार्यपालिका और न्यायपालिका में विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो पहले दो लोगों से परामर्श लेना होता था, लेकिन अब 98 में क्या किया गया कि कोलिजियम सिस्टम में 5 न्यायाधीश कर दिए, 5 न्यायाधीश कर दिए। और जब 5 न्यायाधीश कर दिए, तब अब ये कह दिया गया 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि राष्ट्रपति महोदय को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 4 अन्य न्यायाधीशों की सहमति होनी चाहिए। और जब तक 4 अन्य न्यायाधीश सहमति नहीं देंगे, तब तक राष्ट्रपति महोदय जो है वो नियुक्ति करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो कहने का मतलब है प्रेजेंट टाइम में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसमें राष्ट्रपति जरूर करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति किससे परामर्श लेते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
और इसके साथ साथ 4 अन्य न्यायाधीशों के भी हस्ताक्षर होने चाहिए। अब वो अलग बात है कि कोलिजियम सिस्टम का मुखिया कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, तो इसलिए इसका नाम यहाँ पर दे दिया गया। और आप ये सीधे आप समझ लीजिएगा कि 93 के पहले राष्ट्रपति महोदय मंत्रिमंडल से परामर्श करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देते थे, लेकिन 93 में कोलिजियम सिस्टम बनाया गया और उसमें यह कह दिया गया कि राष्ट्रपति यदि मंत्रिमंडल के परामर्श पर करेंगे तो मान्य नहीं होगा, बल्कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करना होगा, साथ में 2 लोगों के अन्य हस्ताक्षर होंगे, उसके आधार पर करना होगा। लेकिन 98 में कोलिजियम सिस्टम का विस्तार कर लिया गया और इसमें टोटल 5 सदस्य आ गए। अब 98 के बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य न्यायाधीशों के भी सलाह लेना अनिवार्य है। तो इसका मुखिया होने के कारण, कोलिजियम सिस्टम का चीफ होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय का नाम मुख्य न्यायाधीश का नाम अक्सर मिलता है। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 124A के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तब से लेकर आज तक सरकार और न्यायपालिका में विवाद की स्थिति चली आ रही है और अभी भी ये चलती आती है। सरकार सोचती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सिर्फ कोलिजियम सिस्टम ही ना हो, बल्कि कार्यपालिका से भी लोगों को यहाँ पर मौका दिया जाए। इसी के सिलसिले में 2014 में न्यायिक नियुक्ति आयोग आया था और न्यायिक नियुक्ति आयोग ला करके उसमें सरकार ने इस पर नियंत्रण बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस न्यायिक नियुक्ति आयोग को समाप्त कर दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो फिलहाल इसका डी हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार शक्ति किसके पास है? तो 124A में उच्च न्यायालय की संख्या को बढ़ाने का अधिकार हमने पहले ही बोल दिया, संसद के पास है। और संसद जो है उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बढ़ा सकती है और बढ़ाती ही रही है। मूल संविधान पहले जो था टोटल 8 था, फिर उसके बाद 60 में जो था, जैसे 60 में 14 हो गया, 1978 में 18 हो गया टोटल, 1986 में 27 हो गया, फिर उसके बाद 2009 में 31 हो गया और 2019 में टोटल 34 हो गया। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार आर्टिकल 124A के तहत पार्लियामेंट को है, संसद को है, संसद बढ़ा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार संसद को है, लेकिन हाई कोर्ट अगर पूछा जाए, उच्च न्यायालय पूछा जाए तो उच्च न्यायालय के जजों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार संसद को नहीं है, बल्कि आप किसको बताएंगे? राष्ट्रपति को है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति बढ़ाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसे है? बेशक आप बताएंगे पार्लियामेंट को है। और संख्या बढ़ती रही, 8 से लेकर के अभी तक 34 है। हालांकि जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी संख्या अभी यहाँ पर नहीं बढ़ाई गई है, क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका में तालमेल की कमी है। तो इसका जो हो जाएगा थर्ड, सी हो जाएगा, इसका थर्ड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है और इसमें कोलिजियम सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। कोलिजियम सिस्टम पढ़ना शुरू कर दीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम व्यवस्था को अपनाया था? देखिए कोलिजियम व्यवस्था एक तरीके से आप कह सकते हैं ये न्यायिक व्यवस्था है, और इसको लाने के पीछे जो सरकार की मंशा, जो न्यायपालिका की मंशा थी, वो स्पष्ट है। क्योंकि 93 से पहले जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी वो राष्ट्रपति करता था मंत्रिमंडल के परामर्श पर, और कोर्ट की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं था। तो उसमें सरकार और सर्वोच्च न्यायालय आमने सामने आ जाते थे। तो इसलिए 1993 में
कोलिजियम व्यवस्था को लाया गया, और इसलिए लाया गया ताकि सरकार पर नियंत्रण बनाया जा सके और जो भी नियुक्तियां हो राष्ट्रपति के द्वारा बगैर इसके परामर्श के ना हो, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों को इसमें शामिल होना जरूरी है। तो 93 में लाया गया, लेकिन इसको जो विस्तार मिला है, इसको जो विस्तार मिला वो 1998 में मिला। तो 1998 में जो कोलिजियम सिस्टम है वो 5 सदस्य हो गए। अब इसमें 5 सदस्य हो गए, 98 में ये 5 सदस्यीय कर दिया गया, और 5 सदस्यों में जो अध्यक्ष है, 5 सदस्यों में जो अध्यक्ष है वो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है ये अध्यक्ष हो जाएगा, और 4 अन्य जो हो जाएंगे वो वरिष्ठ हो जाएंगे, 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट के जो 5 सुपर सीनियर हैं, उन 5 सुपर सीनियर के झुंड को हम लोग क्या कहते हैं? कोलिजियम सिस्टम कहते हैं, जिसका अध्यक्ष जो होगा वो मुख्य न्यायाधीश होगा। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कोलिजियम व्यवस्था कब बनाई गई थी? तो कोलिजियम व्यवस्था बनाई गई थी 93 में, पहला इसका सही है। लेकिन अगर विस्तार पूछा जाए, इसमें विस्तार कब दिया गया था, कब बढ़ाया गया था? 1998 में। और उसमें कोलिजियम सिस्टम के कुल सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई थी? 5 कर दी गई थी। इसका पहला सही है, पहला सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन पूछ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण, जिसकी सैलरीज है, जो लाइसेंस है, निर्धारण किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते को तय करने का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? तो इनके जो वेतन भत्ते हैं वो आर्टिकल 125 में, 125 में इनके वेतन भत्ते की चर्चा है। और इनके वेतन भत्ते को तय करने का अधिकार संसद को है, और संसद ओरल तरीके से नहीं करेगी, विधि अनुसार करेगी, संसद करेगी। 125 में वेतन कहाँ से दिया जाएगा? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि से इनको वेतन दिया जाएगा, भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाएगा। और मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितना मिलता है? मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलेगा 2,80,000। और जो अन्य हैं, जो 2 अन्य हैं, नहीं 2 नहीं बल्कि जो 33 लोग अन्य हैं, तो अन्य को 2,50,000 दिया जाएगा, 2,50,000। तो देखिए अगर पूछा जाए कि मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलेगा? 2,80,000। अन्य को कितना मिलेगा? 2,50,000। और 2,50,000 या 2,80,000 जो मिल रहा है, तो इनके वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए, वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात जो है, वित्तीय आपात की जो चर्चा है वो आर्टिकल 360 में है। 360 अगर वित्तीय आपात लग गया तो राष्ट्रपति महोदय 360 का प्रयोग करके न्यायाधीशों के वेतन भत्ते में कटौती कर सकता है, तो देखिए इसमें ये पूछ रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण कौन करता है? 125 के तहत संसद करेगा। और कहां से वेतन भत्ता इनको दिया जाएगा? तो आप बताइएगा, भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनको वेतन भत्ता दिया जाएगा। और इनके वेतन भत्ते में कटौती कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति कब करेगा? जब वित्तीय आपात लगेगा, 360 जब लग जाएगा तब वेतन भत्ते में कटौती कर दी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 मिल रहा है, और अन्य को अगर पूछा जाए तो 2,50,000 मिल रहा है, 2,50,000 मिल रहा है। इसका थर्ड होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय, अच्छा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसकी कार्यकाल, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसकी कार्यकाल
की समाप्ति के पहले कैसे हटाया जा सकता है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके कार्यकाल के पहले कैसे हटाया जा सकता है। दो आधार है, एक है प्रूव मिसबिहेवियर, साबित कदाचार जिसको प्रूव मिसबिहेवियर कहते हैं, साबित कदाचार, और दूसरा जो है असमर्थता मतलब कार्य करने के लायक ना हो। अगर कार्य करने के लिए समर्थ नहीं है तो असमर्थता के आधार पर, या ये कदाचार हो गए हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कार्यों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी साबित कदाचार, असमर्थता के आधार पर आर्टिकल 124 डी के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता। महाभियोग जैसी प्रक्रिया चाहे तो लोकसभा में भी लेके आए और चाहे तो राज्यसभा में लेके आए। जैसे अगर राज्यसभा में लेके आएंगे तो राज्यसभा में लाने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए जानकारी के लिए, 50, और लोकसभा में अगर लेके आते हैं तो जानकारी के लिए 100 होने चाहिए। ये तो केवल जानकारी के लिए है, 14 दिन पहले इनको जानकारी देना अनिवार्य है। लेकिन पारित करने के लिए राज्यसभा के भी उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 होना चाहिए, और लोकसभा के भी उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 होना चाहिए। तो 2/3 बहुमत के आधार पर यदि राज्यसभा में भी उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 नाराज हो गए और लोकसभा में भी उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 नाराज हो गए तो महाभियोग की प्रक्रिया पारित हो जाएगी और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा, और हस्ताक्षर करके इनको सूचना दे देगा कि आप पर जो है साबित कदाचार या असमर्थता पारित हो गया है और इनको पद से हटा दिया जाएगा। तो हालांकि अभी तक किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसे हटाया गया हो। लेकिन हाँ, बी रामास्वामी पहले ऐसे या एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं जिन पर 1993 में साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर महाभियोग चलाने की बात की गई थी, लाया भी गया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था। तो सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पहले कैसे हटाया जा सकता है, तो आप बताएंगे संसद की सिफारिश पर। संसद, राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर के क्या बनेगा, संसद बन जाएगा। तो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाएगा। और ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो बनती है 124 डी में, इसके 2 आधार हैं, साबित कदाचार और असमर्थता है। और जब ये बुरा आचरण करने लगे, सही तरीके से कार्य न करें या कार्य करने में समर्थ ना हो, तो 124 डी का प्रयोग करके राज्यसभा में या लोकसभा में बिल पारित कर दिया जाएगा। और राज्यसभा में अगर लाया जाएगा तो कम से कम जानकारी देने के लिए कितने सदस्य, 50, और लोकसभा में कितने सदस्य, 100, और उपस्थित और मतदान करने वाले दोनों सदनों के 2/3 सदस्य अगर इनके विरुद्ध चले गए तो फिर महाभियोग की प्रक्रिया पारित हो जाएगी और फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा और राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद से हटा दिया जाएगा। तो बी रामास्वामी एकमात्र ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं जिन पर यह प्रक्रिया लाई गई है। तो इसका 3rd हो जाएगा सी, इसका 3rd होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है और ये पूछ रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ये संवैधानिक पद है। एक्टिंग चीफ जस्टिस का जो पद है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का जो पद है ये आप बताएंगे ये संवैधानिक पद है। और ये किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 126 में। ये इंपॉर्टेंट है,
पूछा जाता है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का जो पद है वो किस आर्टिकल में 126 में है, संवैधानिक है, और इसकी नियुक्ति जो की जाती है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें किसी की सहमति की जरूरत नहीं होती है। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त किए जाएंगे वो कब किए जाएंगे, जब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के समय एक उसमें से जो वरिष्ठतम होगा या जो योग्य व्यक्ति होगा, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति महोदय 126 का प्रयोग करके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर देंगे। और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तब तक कार्य करता रहेगा जब तक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना होने पाए। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश 126 में नियुक्त हो रहे हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, और ये ऐसे समय पर इनकी नियुक्ति हो रही है जब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो। तो जब तक नया नहीं आएगा तब तक ये कार्य करते रहेंगे। 126 में राष्ट्रपति करते हैं। इसका जो हो जाएगा थर्ड। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसमें रिटायर्ड होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, रिटायर्ड होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। वकालत कर सकते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च उच्च न्यायालय दोनों में, या किसी भी न्यायालय में नहीं। तो सीधा जो है आर्टिकल एक बना दिया गया है, आर्टिकल 124G। आर्टिकल 124G मतलब 124(7). तो 124(7) ये कहता है कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय का जज है वो अगर रिटायर्ड हो जाएगा तो भारत के किसी भी न्यायालय में उसे वकालत करने का अधिकार नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वकालत करने के लिए तो भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है और वहाँ से रिटायर्ड हो चुका है, और रिटायर्ड होने के बाद अगर वो वकील बन के बहस करता है तो जो सामने निर्णय देने वाला है वो जूनियर है और बहस करने वाला सीनियर है। तो सीनियर सीनियर होता है, अनुभवी होता है, जूनियर हमेशा उसके सामने कम अनुभवी होता है। तो जज जो जजमेंट देने वाला है वो अनकंफर्टेबल होगा, उसे लगेगा कि जो सर कह रहे हैं वो सही है। तो इसीलिए जो है, अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है, जज बन सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर जज बन सकता है, लेकिन उसे किसी भी न्यायालय में वकालत करने की जरूरत नहीं है। तो आर्टिकल 124(7) या आर्टिकल 124G ये कह रहा है कि जो रिटायर्ड जज है वो किसी भी न्यायालय में, कहीं भी भारत के किसी भी न्यायालय में उसे वकालत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन पर, पूर्व अनुमोदन से जज बन सकता है। तो पूर्व अनुमोदन पर न्यायाधीश बन सकता है, लेकिन वकालत करने की यदि बात पूछी जाए, वकालत करने का अधिकार नहीं है। हाँ, अगर हाई कोर्ट की बात हो, हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 220 में हाई कोर्ट कहता है कि जो रिटायर्ड जज है हाई कोर्ट का, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर दोबारा जज भी बन सकता है, वकालत भी कर सकता है। तो हाई कोर्ट वाला रिटायर्ड होने के बाद वकालत कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाला जो है वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि 220 ये कहता है कि वकालत हर न्यायालय में करे, लेकिन जहां से वो रिटायर्ड हुए हैं वहां से उन्हें वकालत करने का अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है वो कहीं भी वकालत नहीं करेगा। हाई कोर्ट का जो जज है रिटायर्ड, वकालत कर सकता है, लेकिन जहां से रिटायर्ड हुआ वहां पर इसे वकालत करने का अधिकार नहीं है। तो बात हो रही है रिटायर्ड होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहां पर वकालत करेंगे? केवल सर्वोच्च न्यायालय में? गलत है। केवल उच्च न्यायालय में? गलत है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में? गलत है। कहीं भी नहीं कर सकते हैं, ये सही है। किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 124G ये कह रहा कि आपको वकालत नहीं करना है। हाँ, राष्ट्रपति की यदि पूर्व अनुमति मिल गई है तो आप जज बन जाओगे, लेकिन वकालत करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय में करोगे तो भी सीनियर रहोगे, सुप्रीम कोर्ट में करोगे तो भी सीनियर रहोगे, और आदमी जहां पर काम कर चुका होता है वहां पर उसका दबदबा होता है, और जो उसके नीचे वाला होता है वो जूनियर होता है, और न्याय करते समय वो अनकंफर्टेबल होगा। तो फिर उसका बैलेंस जो होगा
होगा संविधान का वो बिगड़ जाएगा, इसलिए रोक दिया गया है। इसका डी होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार है, और जब आप इसको पढ़ेंगे, हृदय से समझेंगे, तो बड़ी बातें यहाँ से निकल करके आएंगी। अच्छा क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट के मामले की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट के मामले की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, बिल्कुल सही है, लेकिन किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं अन्य मामले में सुनवाई कर सकता है? तो आर्टिकल 130 जो सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वैसे आर्टिकल 130 से कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय स्थित है वो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, लेकिन नई दिल्ली में है, लेकिन आर्टिकल 130 का प्रयोग करके राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन पर, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन पर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, पूर्व अनुमोदन पर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मामले की सुनवाई दिल्ली से बाहर भी कर सकता है। अगर पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई दिल्ली से बाहर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 130 कह रहा है, और 130 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले की सुनवाई वैसे जनरली दिल्ली में करेगा, लेकिन अगर जरूरत है और यदि राष्ट्रपति ने अनुमोदन दे दिया है, अनुमति दे दी है, तो मुख्य न्यायाधीश दिल्ली से बाहर अन्य किसी स्थान पर कर सकता है। और ऐसा अभी तक 2 बार हुआ है, एक बार हैदराबाद में हुआ है, हैदराबाद में, और एक बार श्रीनगर में हुआ है। श्रीनगर में जब दिल्ली का कोई बड़ा प्रभावशाली नेता अगर दिल्ली में पकड़ लिया जाए, उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो और दिल्ली की जनता सुप्रीम कोर्ट को घेर ले, तो फिर वहाँ तो न्यायाधीश को जजमेंट देना इतना आसान नहीं हो, अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जिसका दिल्ली पर प्रभाव है उसका न्यायाधीश पर भी तो प्रभाव हो सकता है, दबाव बना सकता है वो। तो इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के और मामले की सुनवाई दिल्ली से बाहर कर सकता है। तो कोई जरूरी नहीं कि आपका प्रभाव अगर दिल्ली में है तो हैदराबाद में भी होगा, श्रीनगर में होगा, इलाहाबाद में होगा। आप अगर अदर प्लेस में जाएंगे तो आपका प्रभाव धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अभी तक 2 बार सुनवाई हुई है, एक बार हैदराबाद में और एक बार श्रीनगर में। तो क्या दिल्ली से बाहर सुनवाई हो सकती है? 130 कह रहा हो सकती है, हुई भी है हैदराबाद और श्रीनगर, और तभी होगी जब राष्ट्रपति क्या करेगा, अनुमोदन दे देगा, और राष्ट्रपति अगर हरी झंडी मिल जाएगी तो मुख्य न्यायाधीश मामले की सुनवाई दिल्ली से बाहर कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत कर सकता है? 130। तो उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई दिल्ली में करता है, बिल्कुल सही, लेकिन किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है, 100% कर सकता है, और हुआ भी है। लेकिन अनुमोदन किसकी होगी? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। राष्ट्रपति के अनुमोदन से सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिल्ली से बाहर अन्य किसी स्थान पर अनुमोदन कर सकता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है और अच्छा क्वेश्चन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार घटाने वाला तो कोई बिलाएगा नहीं, तो क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार आर्टिकल 138 में दिया गया है, 138 में दिया गया है। और 138 में इनके क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को है। और ये कहा गया है कि संसद संघ सूची के विषयों से संबंधित, इसमें संघ सूची के विषयों की संख्या 99 है। तो इस विषय में 99 विषयों में संघ सूची के विषय में अगर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को संसद बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती, लेकिन घटाने का अधिकार इसे नहीं है। तो क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार संसद को किस आर्टिकल में दिया गया है? 138 में दिया गया है। संघ सूची के विषय पर अगर संसद चाहे तो इनके अधिकारों को बढ़ा सकती है। तो संसद बढ़ाएगी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करके, संसद द्वारा कानून बना करके, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, तो संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके या कानून बना करके, तो ये प्रस्ताव लाना पड़ेगा बाकायदे, इसको जो है
प्रस्ताव पारित करके यहाँ पर इसके अधिकार को बढ़ाया जा सकता है। इसका जो हो जाएगा सेकेंड होगा, सेकेंड हो जाएगा इसका सेकेंड। प्रस्ताव द्वारा संसद जो है 138 का प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों को बढ़ा सकता है, लेकिन कम नहीं कर सकता है। तो इसका जो हो जाएगा सेकेंड। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। केंद्र तथा राज्यों के विवाद, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो देखिए इनके पास कई क्षेत्राधिकार है, जैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, और इनके पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसके साथ साथ परामर्शदात्री अधिकार है, परामर्शदात्री अधिकार, परामर्शदात्री अधिकार। तो देखिए इसमें बात हो रही केंद्र तथा राज्य, तो केंद्र और राज्य के जो आपस के विवाद होते हैं वो आप बताएंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के दायरे में आते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के दायरे में आएंगे। और किस आर्टिकल के तहत आएंगे? आर्टिकल 131 के तहत आएंगे। जैसे आर्टिकल 131 कहता है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वह अधिकार है जिसकी सुनवाई सीधे बगैर अपील की हो जाए। इसमें अपील करने की जरूरत नहीं होती है, तो जिसमें सुनवाई बगैर अपील के हो उसको हम लोग प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के दायरे में लाते हैं। तो 131 कहता है कि जैसे मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकारों को भी बगैर अपील के सुनवाई की जा सकती है, वो भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आ जाएगा। और जब दो या दो से अधिक राज्यों के आपस के विवाद होते हैं वो भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आ जाएगा। केंद्र और राज्य के आपस के जो विवाद होंगे वो भी क्षेत्राधिकार में आ जाएगा। लेकिन केंद्र और संघ राज्य क्षेत्र ये दोनों कभी भी आमने सामने नहीं हो सकते हैं, तो केंद्र तथा राज्यों के विवाद ये भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में है। दो या उससे अधिक राज्य जो आपस के विवाद है वो भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में है। और जो मौलिक अधिकार का मामला है तो मौलिक अधिकार का मामला भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में होता है। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में वो हर एक मामले आएंगे जिसकी सुनवाई सीधे बगैर अपील के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। तो इसका जो हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो दिया गया है वो आप बताएंगे आर्टिकल 131 में दिया गया है। और इसमें मूल अधिकार की भी सुनवाई हो जाती है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। बस इतना अंतर है कि मूल अधिकार के मामले की सुनवाई, मूल अधिकार के मामले की सुनवाई जो की जाएगी, मूल अधिकार के मामले की सुनवाई जो की जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में की जाएगी। लेकिन जो केंद्र और राज्य के विवाद हैं या राज्यों के आपस के विवाद है तो ये सब विवाद की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ बगैर अपील के सीधे सुप्रीम कोर्ट करती है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो जाएगा 131 में है, डी हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो प्रारंभिक अधिकारिता में वही रिपीटेड है। जैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किस आर्टिकल में है? 131 में है। और मैंने बताया था कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में वो मामले आएंगे जिसमें सुनवाई सीधे बगैर अपील के हो जाती है। तो इसमें वही है, केंद्र तथा राज्य के विवाद हो जाएंगे और राज्यों के आपस के विवाद हो जाएंगे, राज्यों के आपस के विवाद हो जाएंगे। और केंद्र और राज्य कुछ एक और हो जाएंगे और कुछ राज्य जो है एक और हो जाएंगे। अर्थात जो केंद्र और राज्य के विवाद हैं या राज्यों के आपस के विवाद हैं, या कुछ राज्य और केंद्र एक और अन्य राज्य कुछ एक और मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आ जाएंगे, मौलिक अधिकार भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आ जाएंगे।
तो ये राज्यों का मैटर 131 में है, और मूल अधिकार का अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में 32 चलेगा, और हाई कोर्ट में अगर जाएंगे तो आर्टिकल 226 चलेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता में आएंगे। भारत सरकार तथा एक या एक अधिक राज्यों के बीच का विवाद, बिल्कुल सही है। अगर सरकार, भारत सरकार एक और एक या अधिक राज्य एक और, सही है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, नहीं, इसकी सुनवाई सीधे बगैर अपील के हाई कोर्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है, ये गलत है। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्रों के बीच का विवाद, मैंने पहले बता दिया कि भारत सरकार और संघ राज्य ये कभी आमने सामने नहीं हो सकते हैं। भारत सरकार और राज्य हो जाएंगे, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र और भारत सरकार कभी आमने सामने नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर शासन किसका होता है? संघ का होता है। तो संघ और भारत सरकार ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों कभी जल्दी आमने सामने नहीं होंगे, ये गलत है। दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, बिल्कुल सही है। भारत सरकार और संघ राज्य क्षेत्र आमने सामने नहीं होंगे, ये गलत है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, ये भी गलत, हाई कोर्ट को दिया गया है। भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, पहला सही है, चौथा सही है। तो पहला और चौथा जो दिया गया है वो थर्ड में दिया गया, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही रहा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से ठंडे दिमाग से केवल पढ़ने, सोचने और चिंतन करने की जरूरत है। बेहतर क्वेश्चन यहाँ पर लाने का प्रयास किया गया है और सिर्फ आपको जुड़ने की जरूरत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। विचार करिए इसमें और बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है। क्या भैया केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है? ऐसा तो नहीं है, इसके पास तो बहुत सारे अधिकार है। मूल क्षेत्राधिकार भी है, मूल क्षेत्राधिकार को मतलब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। मूल क्षेत्राधिकार भी है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है, और तीसरा जो है आप कह सकते हैं अपीलीय अधिकार है। बहुत सारे अधिकार है, बड़ा न्यायालय है, सबसे बड़ा न्यायालय भारत का। अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 134A और 132 में है, और परामर्शदात्री संबंधी अधिकार 143 में है, और मूल क्षेत्राधिकार 131 में। बहुत सारे संवैधानिक अधिकार है। तो सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, गलत है। या केवल मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी गलत है। या केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी गलत है। या मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, ये सही है। ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मतलब मूल क्षेत्राधिकार भी रखता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, परामर्शदात्री संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, ये चौथा सही होगा। इसमें मूल क्षेत्राधिकार में आर्टिकल 131 आ जाएगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार में 134 और 132 आ जाएगा, और परामर्शदात्री संबंधी अधिकार में 143। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी अपने पास रखती है, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी अपने पास रखती है, परामर्शदात्री संबंधी अधिकार भी ये रखती है। तो ये कह देना केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, गलत हो जाएगा। ये मूल और अपीलीय, ये भी गलत हो जाएगा। या केवल परामर्श संबंधी और अपीलीय, ये भी गलत हो जाएगा। या मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रहती है, ये सही हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जाते हैं। तो संविधान की व्याख्या के लिए, संविधान की व्याख्या करवाने के लिए जो मामले लाए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, वो अपीलीय न्यायालय होते हैं, वो अपीलीय अधिकार होते हैं, और अपीलीय अधिकार में संवैधानिक व्याख्या की जाती है। और भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय, भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है,
सर्वोच्च न्यायालय है और ये सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय का दर्जा किस आर्टिकल में इसको है? आर्टिकल 134 ए और आर्टिकल 132 में दिया गया है। हालांकि डायरेक्ट अपील करने का अधिकार किसी के पास भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। यह राज्य के उच्च न्यायालयों के आदेशों और निर्णयों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील जारी की जा सकती है। तो संविधान की व्याख्या के लिए जो मामले लाए जाते हैं वो आप बताएंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होते हैं। और अपीलीय क्षेत्राधिकार में कम से कम न्यायाधीशों की जो पीठ बैठती है उसमें 5 न्यायाधीश होते हैं और 5 न्यायाधीशों की बेंच को फुल बेंच कहते हैं। फुल बेंच कहते हैं। कम से कम 5 न्यायाधीश जरूर रहेंगे अगर संविधान की व्याख्या करनी है। और अपीलीय अधिकार जो है वो किस में दिया गया? 134 ए और 132 में। और भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय आप बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय है। तो संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएंगे। इसका सेकंड सही है, 134 ए और 132 में ये दिया गया है। तो ये जो 18 क्वेश्चन थे, आशा हम यही कर सकते हैं कि आपको समझाने में हम लगभग सफल जरूर हुए होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जब भी लाएंगे तो वो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।